हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। और इन 50 क्वेश्चंस के थ्रू केमिकल काइनेटिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है या एनसीईआरटी के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां से डायरेक्ट इस बार आपके नीट 2025 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज आप ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें और जहां भी मैं आपको बोलूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या ये पर्टिकुलर मिस्टेक एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करवा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट 2025 में एज इट इज पूछा जा सकता है, तो सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, मिस्टेक को अलग कॉपी में नोट कर लेना और एग्जाम से पहले बार बार अच्छे से रिवाइज करना ताकि आपसे एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, आप सब अब तो अच्छे से जानते हैं भाई ये जो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बीवाइज क्लासेज की केयर टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। केयर टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, रिवीजन टेस्ट मिलते हैं, मेजर टेस्ट मिलते हैं, साथ में इनके वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं जहां पे मैं आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी सिखाता हूं, एग्जामिनर कैसे आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवाता है वो बताता हूं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कराता हूं। और जो बच्चे क्लियर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करके इनके वीडियो सॉल्यूशन देख के जाते हैं वो इजीली नीट एग्जाम में 170 प्लस 175 176 इवन मोहक जैन की तरह 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। तो प्लीज आप ये वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखा करो और आपके पास पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट उन क्वेश्चन का जरूर देखें जो आपसे टेस्ट के टाइम पे सोल्व ना हो पाए हो या मिस्टेक हो गई हो, या आप इन क्वेश्चन का देख सकते हैं जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये रिवीजन के लिए आप लिस्ट बना सकते हैं, तो इन क्वेश्चन का भी आप देख सकते हैं। बट थोड़ा बहुत वीडियो सॉल्यूशन या पीडीएफ के गो थ्रू एक बार जरूर होना चाहिए। ठीक, तो देखो भाई, टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो आप रिवीजन के लिए नोट कर सकते हैं, 3rd, 5th, 8th, 9th, 12th, 14th, 16th, 17th, 20th, 21st, 23rd, 24th, 30th, 38th, 43rd, 44th, 48 एंड 49th क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है अगर आपको दोबारा से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है बट पूरा टेस्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, आप ओनली ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इनमें जो मिस्टेक हो उसका एक्सप्लेनेशन देखें या वीडियो सॉल्यूशन देख के अपना डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ DNS3/dt फॉर द रिएक्शन। भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, रेट लिखना होगा आपको। रेट कैसे लिख सकते हैं, dN2/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1-1/3 dH2/dt बोल सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 DNS3/dt। ये रेट लो लिखते हैं हम। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रहा है, DNS3/dt पूछा है, किसके फॉर्म में, H2 के फॉर्म में, DNS3/dt, तो 2 को इधर ले आना, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 DH2/dt हो जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है, तो कौन सा आंसर आएगा, ये वाला आ जाएगा, फर्स्ट वाला। आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन है और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से हो जाएगा, कोई भी बच्चा इसको कर लेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज। वैसे सबको याद रहती है टी हाफ क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, C0/2 के होता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब ये फॉर्मूला भी याद नहीं है तो फिर तो भाई हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं, कम से कम ये इक्वेशन तो सबको याद होगी, CT इक्वल टू C0 माइनस क्या होता है यहाँ पे, KT होता है। ठीक, अब टी हाफ में आप क्या रख दोगे, CT इक्वल टू C0/2 पुट कर दोगे, C0/2 पुट करने पे ये आपका, अब यहाँ पे टी हाफ यहाँ से आपका आ जाएगा C0/2 के, ऐसे कर सकते हो। ठीक, तो कितना आ गया, ये इसने R लिखा है, R0 लिखा है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका सेकंड वाला, आंसर 2। ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का वेरी इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से जल्दी इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन देखिए 2A + B इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, A की कंसंट्रेशन, B की इनिशियल रेट दे रखा है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ द A, यानी टी हाफ आपसे पूछा है। तो पहले टी हाफ से पहले आप इसका ना ऑर्डर फाइंड आउट करो, है ना, रेट लो फाइंड आउट करो। देखो इसमें इन क्वेश्चंस में ऐसे करते हैं,
जैसे यहाँ पे ना ए की कंसेंट्रेशन आपने कांस्टेंट रखी फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में, ठीक, और फिर यहाँ पे क्या किया, बी की कंसेंट्रेशन 0.2 से 0.25 कर दी, बढ़ा दी, ये थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं आया, रेट सेम है। तो आप क्या बोलोगे, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि ए की तो चेंज करी, ए की तो कांस्टेंट रखी, बी की चेंज करी, और बी की कंसेंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कोई इफेक्ट ना आए, इसका मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी हो गया। नेक्स्ट, अब बी की तो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहां देखो, जब हमने ए की कंसेंट्रेशन डबल की तो रेट पे क्या इफेक्ट आया, इसको आप 13.86 इंटू 10⁻³ लिख देंगे तो आप देखेंगे इसका डबल हो रहा है, तो रेट कंसेंट्रेशन डबल करने में रेट डबल हुआ है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, तो रेट क्या आ गया, k इंटू a⁻1, यानी दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अब यहाँ पे k अगर आपको फाइंड आउट करना है, पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आएगी, r कितना है 6.93, 6.39 लिख दिया मैंने, 93 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k इंटू 10⁻⁻1, k इज इक्वल टू 6.93 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। और हम जानते हैं टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना आता है, 0.693 अपॉन k होता है, ये 0.693 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 0.0693 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ से आपका कौन सा आंसर आ गया, 10 मिनट आ जाएगा, है ना, आंसर इज 2, आंसर इज 2। और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई और जहां कैलकुलेशन आ जाए वहां हमें टाइम वेस्ट करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक। पहले अटेम्प्ट में हम इजी क्वेश्चन करते हैं, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला, रिएक्शन रेट इसने दे रखा है, रिएक्शन रेट ऐसे डिक्रीज होगा, ये नहीं बोलते, जनरली तो ये बोला जाता है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट हम बोलेंगे रेट लगभग कांस्टेंट रहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ये बोला जाएगा टाइम के साथ, है ना, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। जनरली तो ये बोला जाता है कि रेट डिक्रीज होता है, किसी भी रिएक्शन का रेट टाइम के साथ डिक्रीज होता है, लेकिन ऐसा परफेक्ट ग्राफ हम जीरो ऑर्डर के लिए नहीं बनाते। जनरली जीरो ऑर्डर के लिए ये बोला जाना चाहिए कि भाई ये स्टेट मतलब कांस्टेंट ग्राफ आएगा, बिकॉज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर कम होगी रेट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं ना R इक्वल टू k इंटू a⁻0, तो यहाँ पे R इक्वल टू k हो गया, तो रेट कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें डिक्रीज हो रहा है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो आप जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन CT इक्वल टू C0 माइनस KT होता है, तो यहाँ पे आप ये CT वर्सेस T का ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप इक्वल टू इसका माइनस k आएगा, तो ये आपका हाइपरबोला टाइप नहीं बनेगा। और रेट इंक्रीज विद टाइम, ये ग्राफ भी सही नहीं है। ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, फोर्थ वाला सही है, आंसर इज 4। और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का या ज्यादा से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहा जा सकता है, ठीक है ना, फोर्थ हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, देखो अब गैसियस रिएक्शन है, ए गैस इज कन्वर्टिंग इनटू बी गैस प्लस सी गैस। मान लीजिए इसका P0 इनिशियल प्रेशर था, इनका 0 रहा होगा, P0 में से मान लीजिए x घटा और इसका कितना बन गया, x बनेगा और इसका x बनेगा, क्योंकि इसका 1 मोल टूट के इसका 1 मोल देगा, इसका 1 मोल देगा, तो x मोल डिसोसिएट होगा तो इसके x मोल बनेंगे। और प्रेशर की टर्म में लिख सकते हैं बिकॉज PV इक्वल टू nRT होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। तो अब ये जो टोटल प्रेशर है, दिस टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PT, तो P0 माइनस x प्लस x इक्वल टू PT हो जाएगा, और PT x यहाँ से कितना आ जाएगा, x हम लिख सकते हैं PT माइनस P0 हो जाएगा। तो अब जब आप k लिखोगे, k इक्वल टू ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है, प्रेशर है, और हम जानते हैं PV इक्वल टू nRT जो होता है, तो इसमें P इक्वल टू N/VRT, यानी प्रेशर इक्वल टू CRT, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, तो जो कंसंट्रेशन में आप रखते हैं वही प्रेशर की टर्म में रख सकते हैं, तो इनिशियल प्रेशर और प्रेशर आफ्टर टाइम T, ये हो जाएगा किसका, A का, रिएक्टेंट का। तो अब देखो x की वैल्यू पुट कर दो, 2.303 अपॉन T लॉग P0 अपॉन P0 माइनस PT माइनस P0, और यहाँ से ये आ जाएगा k इक्वल टू 2.303
303 अपॉन टी log पी नॉट अपॉन 2p नॉट माइनस pt। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी थियोरी में है। ठीक, नीट 2025 में आ सकता है ये क्वेश्चन, नीट 2025 में आ सकता है। कर लेंगे, अगर आ जाता है तो आराम से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आप बता देंगे। 2.303 अपॉन टी, पी इनिशियल लिख रखा है इसने, मैंने पी नोट लिख दिया, उससे कोई बात नहीं है। पी इनिशियल अपॉन 2p इनिशियल माइनस pt, सेकंड आंसर आ जाएगा। आंसर इज 2, और ये भी आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था। कर लेंगे भाई ऐसे, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise of temperature the rate is doubled. If the temperature is increased from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius, the rate of the reaction will become। देखो हम लिखते हैं R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाता है डेल्टा टी अपॉन 10। तो डेल्टा टी कितना है 2 की पावर 100 माइनस 10 बाई 10 यानी 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 कितना होगा R2 इक्वल टू 2 की पावर 9 हो जाता है 2 2 जा 4, फिर 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 हो गया आपका 16, और 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर से 7 128, 2 की पावर 8 256, और 2 की पावर 9 512। तो 512 R1, तो ये आ जाएगा इनिशियल का 512 टाइम हो जाएगा। आंसर सेकंड, और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, आराम से कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन A is converting into B is 0.6 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड। If concentration A is 5 molar, then the concentration of B after 20 minutes। Very important question, good question for exam, good question for revision, तो लिख ही लेते हैं कम से कम। सबसे पहला ये जो रिएक्शन है A is converting into B, इसका K दे दिया 0.6 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी मोलर पर सेकंड हो गया। तो ये यूनिट हमें बता रही है दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हो गया। तो अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज 5 मोलर देन कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट। ये 5 मोलर है इनिशियल, ये 0, तो 5 में से ये x जाएगा तो ये x बनेगा। तो ये हमें x फाइंड आउट करना है, तो x क्या होगा Ct इक्वल टू सी नोट माइनस KT होता है। ठीक, अब Ct यहाँ पे ये है 5 माइनस एक्स, और ये कितना है 5 माइनस K कितना है K इज 0.6 इंटू 10 की पावर -3, और गुणा में टाइम कितना है 20 मिनट। लेकिन जो K है वो मीटर पर सेकंड में है, मोलर पर सेकंड में है, तो टाइम को 20 मिनट को भी आप लिखोगे 20 इंटू 60 सेकेंड, तो गुणा में 60 करना ना भूले। तो 5 से 5 कट गया, तो x माइनस का इधर माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 12 छिका 72, तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10 की पावर -3 और 10 की पावर -1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 0.72 मोलर। तो कंसंट्रेशन ऑफ B विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ x that is equal to 0.72 molar after 20 minutes। आंसर इज 4, आंसर इज 4। और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, मैं इसको बोलूंगा फर्स्ट का या ज्यादा सेकंड का। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एक ही ट्विस्ट था, आपको ये पता करना था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और वो हमने पता कर दिया किससे K की यूनिट से। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th में देखो क्या, इन आर्यनियस इक्वेशन K इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी द फैक्टर एक, अच्छा ये बोल दिया, तो K इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी जो है, यहाँ पे मैं K अपॉन A अगर लिख दूं ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी बच जाएगा राइट में, और ये होता है एक फ्रैक्शन, ये एक रेशियो है। दिस फ्रैक्शन रिप्रेजेंट नंबर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं, ग्रेटर देन बोल देते हैं, एक ही बात होती है ना, जल्दी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो इसको क्रॉस करेंगे वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, किससे, ई ए से। तो ऐसे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव एनर्जी
ग्रेटर देन ये रिप्रेजेंट कर रहा है आंसर टू। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, हो भी गया होगा आप लोगों का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द activation energy for a reaction if its rate constant doubles when the temperature is raised from 300 to 400 केल्विन। वो बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, रेट क्या हो गया, डबल हो गया, रेट डबल हो गया, यानी R2 अपॉन R1 इक्वल टू K2 अपॉन K1 विच इज इक्वल टू 2। और हम जानते हैं फॉर्मूला लोग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, जूल में पूछ रहा ना, गुना में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये हम जानते हैं। तो log ये हो गया 2 और ये कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई 2.303, R बोल रहा है 8.3 रखो, 314 रखो, टेम्परेचर 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 400, कर दो इसको सोल्व। तो कितना हो गया, log 2 होता है 0.3 और ये हो गया आपका 2.3 और इसको 8.3 लिख लो एक बार, गुना में ये 300 गुना 400 और ऊपर गया ये 100, 400 माइनस 300 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब आपका ये पता कितना आएगा, ये आएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाई 2.3 गुना में 8.3 गुना में 300 और गुना में 4। अब मेरी बात सुनो, ये जो होता है 0.3 और 2.3 समथिंग था, 23 टू 3 जा होता है 69, तो ये हो जाएगा 0.69, तो इसको अप्रोक्स 0.7 मान लेते हैं। तो 0.7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.7 को मल्टीप्लाई करोगे 0.73 जा 21 और 7 8 जा 56 और ये आ जाएगा आपका 5.8 समथिंग, लगभग इसको 6 मान लो। और ये फिर 6 18 और 18 चौके 72, 7200 मतलब इतना कुछ आएगा, 7200 के आसपास आ रहा होगा। और इसने किलो जूल में पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका 7 किलो जूल, 7 किलो जूल के आसपास आ जाएगा लगभग, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा इसलिए आ रहा है, मैंने अप्रोक्सीमेशन में ज्यादा लिया, तो आंसर मेरे ख्याल में 2 आ जाएगा इसका। ठीक, आंसर 2 आ जाना चाहिए, तो ऐसे चेक करते हैं, आंसर 2 आ जाएगा। और ये भी आपका फर्स्ट तो नहीं, मैं सेकंड अटेम्प्ट का बोलूंगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ठीक ठाक है। आप बच्चों को 1 मिनट का टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, और इसमें 1 मिनट का लगेगा, उसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करते, 30 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, वो सेकंड अटेम्प्ट में जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन था बाकी। नेक्स्ट, if a reaction A plus B is converting into C is exothermic to the extent of 30 kilojoule per mole and the activation energy of the forward reaction is इतना, then the activation energy of the reverse reaction is, देखो यहाँ पे ये रिएक्शन है A plus B is converting into C, इसका डेल्टा H कितना दे दिया, -30 किलोजूल पर मोल दे दिया, ठीक है। और इसने ये दे दिया फॉरवर्ड रिएक्शन का कितना, 249 किलोजूल पर मोल, यही दिया है। और ये बैकवर्ड का पूछा है ना, ये पूछा है इसने। तो जनरली क्या होता है इस रिएक्शन में, डेल्टा H इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड होता है, फॉर्मूला ध्यान से याद करना है आपको। ठीक, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड का करते हैं, ये कितना -30 और ये कितना 249 और ये EA बैकवर्ड, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, EA बैकवर्ड कितना आएगा, ऐड होके 279 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। आंसर चेक करो कौन सा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा सेकंड आंसर आ गया। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, इट इज टी हाफ जो होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 अपॉन के होता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो सही इंडिपेंडेंट होता है। प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रॉन्ग हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी रॉन्ग हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, रॉन्ग। तो कौन सा सही है, आंसर इज 1। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा, आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। भाई इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। When temperature is raised, the maximum of the curve moves to the higher value। हाँ देखो, वो जो कर्व बना रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग कर्व टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन, भाई देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे हम दिखाते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये दिखाते हैं, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यही करते हैं। तो इनका ऐसे होता है ग्राफ। ठीक,
थोड़ा सा, चलो ठीक है यही मान लेते हैं। ये अगर टेम्परेचर टी पे ये ग्राफ था, तो ये जो ग्राफ बनेगा दूसरा टेम्परेचर टी पे, ये ग्राफ थोड़ा यहाँ आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने बनाई क्या, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, ठीक, ये ई ए थी मान लीजिए। तो पहले ये एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी एट टेम्परेचर टी। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर टी प्लस 10 कर दिया, तो ये एक्स्ट्रा एरिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी एट टेम्परेचर टी प्लस 10। ठीक, when the temperature is raised the maximum of curve moves to the higher energy value। ये बात तो सही है, जैसे ही आपने मैक्सिमा देखो राइट में आया कि नहीं, पहले ये था, ठीक, हायर वैल्यू की तरफ शिफ्ट हुआ। एट हाई टेम्परेचर कर्व ब्रोडन्स आउट, बिल्कुल कर्व चौड़ा हो जाता है, ऐसे फैल जाता है, ब्रॉड हो जाता है, ब्रोडन्स आउट, सही है। एरिया अंडर द कर्व चेंजेज विद चेंज इन टेम्परेचर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या है, इज इक्वल रिमेन सेम, रिमेन्स सेम। क्यों, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ही आपको ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा है, ठीक, इसलिए ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट कोलाइड विद एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है जो एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे। तो उसके साथ ज्यादा अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी या क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसने क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। और ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन मैं कहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जरूर है, लेकिन थोड़ा सा खींच रहा है, लेंथी हो रहा है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, ये एग्जाम में आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, क्योंकि देखो सब ग्राफ को रट के जाते हैं, लेकिन इसने आपसे ना स्टेटमेंट बनाते हुए पूछा है, तो हो सकता है नीट 2025 में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर टू द कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। भाई जैसे मैंने ये लिख दिया मैंने, R इक्वल टू K इंटू ए की पावर X इंटू बी की पावर Y, ठीक। ये एक्सपेरिमेंटली आता है, एक तो है ना, एक्सपेरिमेंटल है, ये थियोरेटिकली आप नहीं बता सकते। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो इसमें X और Y क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल आता है। और यहाँ पे ऑर्डर भी क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ होता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, नो, ये कोई जरूरी नहीं है। ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इवन फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। तो ऑर्डर हमेशा होल नंबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। फोर्थ, ऑर्डर कैन बी ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूं। तो आंसर इज थर्ड, थर्ड। ये हमारा आराम से फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें ज्यादा लंबी स्टेटमेंट्स नहीं थे, ज्यादा सोचने वाले नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, consider the following statements, the energy required to form the intermediate called activated complex is known as activation energy। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ हम लिखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक। और ऐसे हम दिखाते हैं कि ये जो है, ये आपका रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट बना, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल दो, या रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल दो, है ना। और ये जो एनर्जी गैप है यहाँ का, ये जो एनर्जी गैप है, दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड EA, ठीक। दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड EA। और ये जो टोटल एनर्जी होती है ना, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या चाहिए, EA ही तो चाहिए, इतनी तो रिएक्टेंट के पास पहले ही है, ये और चाहिए, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है पहले। दूसरा पढ़ो, ऑल द मॉलिक्यूल इन द रिएक्टिंग स्पीसीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम नहीं हो सकती सभी की, सभी मॉलिक्यूल की सेम काइनेटिक एनर्जी होती तो या तो ऐसा होता सारे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल जाते, या ऐसा होता एक भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल जाता, तो सेम नहीं होती, समझे। नेक्स्ट, इन अरेनियस इक्वेशन द फैक्टर E की पावर माइनस E अपॉन RT
correspond to the fraction of molecules that have kinetic energy greater than EA। ये सही स्टेटमेंट है। ये जो है it represent fraction of molecule having energy greater than EA, ये हमने पहले भी पढ़ा है। थर्ड के बाद फोर्थ, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट। देखो क्या होता है, K इज इक्वल टू क्या है, K इज इक्वल टू क्या है, A इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एज EA डिक्रीज, EA इंक्रीज, सॉरी EA डिक्रीज होगा तो क्या होगा भाई, EA अपॉन आर टी जो है, ये जो है माइनस ई अपॉन आर टी, ये बढ़ जाएगा और ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी बढ़ जाएगा, जिसके कारण K बढ़ जाएगा और K बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कोई डाउट ही नहीं है। और टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, EA अपॉन आर टी तो घटेगा लेकिन माइनस EA अपॉन आर टी बढ़ेगा नेगेटिव वाला, नेगेटिव में तो, और ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण K बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है कि एक्टिवेशन एनर्जी के घटने से और टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि K एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। तो कौन, इसने क्या पूछा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सी सही है, 1, 3 एंड 4। आंसर इज 4। ये भी आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसमें अगर कुछ नोट करना है जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पढ़ो असर्शन क्या है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। देखो ये बात तो सही है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का, उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन दे दी मैंने, N2O5 इज कन्वर्टिंग इनटू 4NO2 प्लस O2। ठीक, ये रिएक्शन आपकी, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके मैकेनिज्म में पहले जो N2O5 है ये टूटता है किसमें, NO2 प्लस NO3 में। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो N2O5 का दूसरा मॉलिक्यूल है वो NO3 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनता है, ये 3NO2 मॉलिक्यूल बनता है प्लस O2 बनता है। ये मैकेनिज्म होता है। इसमें ये स्लोएस्ट स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। तो इसका रेट यहां से लिखा जाता है, रेट इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपका इंटरमीडिएट आ जाता है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं है या हमारी रिएक्शन में नहीं है, उसको हम एलिमिनेट करते हैं। वो आगे एक क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बस इतना ही समझो, इस रिएक्शन से हमने लिख दिया। तो फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या, ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट, मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आना और मोलिकुलरिटी जो इस स्टेप की आएगी, देखो 1 आएगी। तो जनरली यही होता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप की मोलिकुलरिटी होती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है, और ये एनसीईआरटी में लिखा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन असर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि असर्शन तो ये है ना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर हम किससे बताते हैं, स्लोएस्ट स्टेप से। स्लोएस्ट स्टेप से क्यों बताते हैं, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप ही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसी से रेट तो लिखा जाता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे आएगा, स्लोएस्ट स्टेप से आएगा। तो असर्शन का रीजन ये है जो भी मैंने बोला, ना कि ये कि वो स्लोएस्ट स्टेप से की जो मोलिकुलरिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है। तो दूसरा जो रीजन जो है दूसरी स्टेटमेंट वो एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो असर्शन रेट करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन डजंट एक्सप्लेन असर्शन, डजंट एक्सप्लेन असर्शन। आंसर इज 2। ये हमारा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा आपका, है ना। चलो ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 16। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन दे रखा है, इट मींस दैट log k वर्सेस 1/t विल बी ए स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट। देखो क्या होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, k इज इक्वल टू, अगर मैं इसी के लिए लिखूं 2.1 इंटू 10 की पावर 10, ये a हो गया एक टाइप से आपका e की पावर माइनस 2300 बटे RT। अगर मैं इसको लिखूं ln k इज इक्वल टू ln 2.1 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 2300 अपॉन RT, ये लिखा जाएगा। और इसको log k वर्सेस बेस 10, log k बेस 10 करूं तो ये लिखा जाएगा, इसके आगे 2.303 आ जाएगा, इसके आगे भी 2.303 आ जाएगा, और फिर पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा।
ये है ना, ये आ गया। तो अब ग्राफ अगर आप बनाएंगे किसका, log k बेस 10 वर्सेज 1/t का, ये आएगा स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, और इसका जो स्लोप आने वाला है वो होगा -250/2.303 r। ठीक, ये आ जाएगा, ये आपका ग्राफ होना चाहिए। log k वर्सेज 1/t विल बी स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ये सही है, ये इंटरसेप्ट हो गया आपका log 2.1 × 10⁻10, ये इंटरसेप्ट, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा चेक करो, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन EA इज 2.1 × 10⁻10। नहीं, देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पता क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है F = K/A होता है। ठीक, और K/A यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू e⁻−2700/RT, ये लिखा जा सकता है। और यहां से ln K/A अगर आप ले लोगे, ln F अगर आप ले लेते हो, ln F विल बी इक्वल टू, एक सेकंड ये रफ हट क्यों नहीं रहा, हाँ, ln F यहां से कितना आएगा, ln F विल बी इक्वल टू -250/RT। ठीक, और इसको लिख सकते हो log F बेस 10 -250/2.303 RT, ये आ जाएगा। और F विल बी इक्वल टू 10⁻²50/2.303 RT, ये आता है एक्चुअल में F फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी। ये नहीं आएगा, ये तो आपका ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, गलत है। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वो बोल रहा है किसी की भी हाफ लाइफ। अच्छा, ये कैसी रिएक्शन है, द रेट कांस्टेंट दे रखा है, हमें ये नहीं पता चला कि जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। तो हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जनरली अगर हम बात करें भाई, जीरो ऑर्डर अगर है, जीरो ऑर्डर के लिए आप क्या लिखते हो, हाफ लाइफ इज इक्वल टू C0/2K। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लिखते हैं T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। तो अब देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो K बढ़ता है, और K बढ़ेगा तो हाफ लाइफ घटता है। तो ये बात हो गई यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट, log K वर्सेज 1/t का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, उसका जो स्लोप होगा वो कौन सा होगा, -250/2.3 R, ये सही है। तो फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है, ये दोनों गलत है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, आंसर इज 4। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन बोला जाएगा। गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, एग्जाम में मिस्टेक हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में हो जाता है ना। इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, रिवाइज जरूर कर लेना आप एक बार इस क्वेश्चन को, और इसमें कुछ नोट करना तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके कर लिया करो जो भी नोट करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, assertion is now question again, EA of the forward reaction is higher than that of the backward reaction in reversible endothermic reaction। देखो, कोई रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये है, तो मैं आपको बताऊं इसका डेल्टा H आएगा पॉजिटिव, और डेल्टा H पता कैसे लिखा जाता है, डेल्टा H इज इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड हम लिखते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 0, सो EA फॉरवर्ड विल बी ग्रेटर देन EA बैकवर्ड। तो इसने क्या बोला, सही बोला क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन का हायर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, असर्शन सही है। और वैसे भी अगर आप ये रिएक्शन लिखोगे तो ये ऐसे बनता है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये यहाँ पे आपका होगा EA फॉरवर्ड, और इधर ये जो छोटा सा बनेगा ये बनेगा आपका EA बैकवर्ड। ठीक, ये ऐसे भी देख सकते हो, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। असर्शन ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों के लिए सेम आएगी, बिकॉज थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्शन फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए, ये ET, ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ET क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। इसको भी लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट 2025, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, आराम से आप सोल्व कर लेंगे। ठीक, असर्शन तो करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मैच द कॉलम 1 with 2। क्या बोला है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो ये हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये थर्ड के साथ मैच कर गया। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O,
ये क्या था, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, ये हमने पढ़ा है, ये एग्जांपल एनसीईआरटी के। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक। गैसेस का मेटल सरफेस पे डिकम्पोज होना, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है पहला। 3 to 1, आंसर इज 3, आंसर इज 3। वेरी इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जांपल है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बोल सकते हो, है ना। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और ये हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन बोला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कंपाउंड A and B react according to the following chemical reaction. Concentration of either A or B change keeping the concentration of one of the reactant constant, and rates were measured as function of initial concentration. Following result were obtained. Choose the correct option. ये A की और B की कंसेंट्रेशन दे रखी है, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ C मोल पर लीटर दे दी, ठीक। अब इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं बोलना चाहिए इसको, ये इनिशियल रेट लिखना चाहिए, यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन गलत लिख दिया, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C है ये, ठीक। इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C बोलना चाहिए इसको, ठीक। और अब देखो यहाँ पे क्या है, जब आप A की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं और B की डबल करते हैं तो रेट क्या हो गया, 4 टाइम हो गया। अगर आपने A की कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट रखी लेकिन B की डबल कर दी, रेट हो गया 4 गुना, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 बोल सकते हैं। और रेट यहाँ पे ये क्या है, 1/2C dC/dt है, तो ये जो बता रहा है ये dC/dt क्या हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है। अरे dC/dt 4 टाइम होगा तो रेट भी तो 4 टाइम हो जाएगा ना, बात तो एक ही है, ठीक। नेक्स्ट, अब आपने क्या किया, यहाँ देखो ये 1 से 3 में B की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रखी, लेकिन ओनली A की जब डबल करी तब आपका रेट डबल हुआ, तो इसका मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ A है, तो R = K × A की पावर 1 और B की पावर 2 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है, सेकंड आंसर आ जाएगा, आंसर 2। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो जाएगा, ठीक। वेरी इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 1.26 × 10⁻14 सेकंड, हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर 100% कंप्लीशन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें भाई, इसमें T हाफ तो होता है 0.693 अपॉन K, ठीक। और T 100% जो होता है ना, ये T हाफ बोल दो, या इसको आप T50 भी बोल देते हो, T हाफ और T 50%, ये तो इतना होता है। लेकिन कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, वो उसके लिए टाइम क्या आएगा, इनफाइनाइट। आंसर इज 4। ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ये देखते ही हो जाएगा ना, आपने पढ़ रखा है तो, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये आ गया वो मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, x2 + y2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2xy इज गिवन बिलो। x2 कन्वर्टिंग इनटू x + x फास्ट है, x + y2 कन्वर्टिंग इनटू xy + y स्लो है, और x + y वाला xy में फास्ट है। तो रेट हम लिखेंगे इससे, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, स्लो स्टेप जो है, तो R = क्या लिखा जाएगा, K × x × y2। अब यहाँ पे खास बात देखो, जो x आपका आया है, ये x आपके रिएक्शन में कहीं नहीं है, और x रिएक्शन में नहीं तो ये इंटरमीडिएट हो गया, तो इंटरमीडिएट को हम रेट लो में रखते नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। कहाँ से हटाएं, अगर इस इक्वेशन से x हटाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन से y फिर आ जाएगा एक अलग इंटरमीडिएट, तो इससे मत हटाओ, इससे हटाओ, यहाँ से लिख लो x2 इज कन्वर्टिंग इनटू x + x, इसको हम इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं जनरली, और इसको लिख देते हैं K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ x2, और यहाँ से x की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी K इक्विलिब्रियम की पावर हाफ इंटू x2 की पावर हाफ, और इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, K इंटू ये क्या है, K x की कंसंट्रेशन K इक्विलिब्रियम की पावर हाफ, x2 की पावर हाफ, और ये y2, ठीक। तो R = ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यहाँ आ जाएगा नया कांस्टेंट, और इसको लिख देंगे K2 की x2 की कंसंट्रेशन की पावर हाफ, और ये y2 की कंसंट्रेशन। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 1/2 + 1 दैट इज 1.5। कौन सा ऑर्डर आ रहा, आंसर इज 3। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर 3 इजी क्वेश्चन है। कौन से अटेम्प्ट का है, फर्स्ट या ज्यादा से ज्यादा
सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद आप सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन द रिएक्शन A plus B is converting into product, rate is doubled when the concentration of B is doubled and rate increases by a factor of 8 when the concentration of both the reactant A and B are doubled. Rate लो for the reaction। भाई वो बोल रहा है rate is doubled when concentration of B is doubled, यानी rate is directly proportional to B है, और बोल रहा है जब A और B दोनों की डबल की जाती है तो रेट 8 टाइम हो गया। सिंपल सी एक बात बताओ, B की कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट डबल हुआ, और दोनों की डबल करने पे 8 टाइम हुआ, तो B की वजह से ओनली डबल हुआ था, बाकी 4 गुना जो बढ़ा वो A की वजह से बढ़ा है। तो A की कंसंट्रेशन डबल करने पे अगर रेट 4 गुना हो रहा है अकेले A की डबल करने पे, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2 होगा कि नहीं होगा। और यहां से आप लिख सकते हैं रेट इक्वल टू K इंटू A की पावर 2 इंटू B, ये रेट लो आ जाएगा। चेक करो कौन सा है, ये आपका फोर्थ आंसर आ गया। आंसर 4 बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आराम से आप सबने कर भी लिया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप जानते हैं CT इक्वल टू क्या होता है, C0 माइनस KT, यही हमें आता है। तो y इक्वल टू C प्लस MX, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा विद नेगेटिव स्लोप, यहाँ पे कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम, ये आ गया। और ये जो ये C0 है इंटरसेप्ट, और स्लोप जो है आपका माइनस K है। कौन सा आंसर चेक आ रहा है आपका, आंसर इज फोर्थ। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर 4, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच फैक्टर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट चेंज कर दी तो इससे आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का ही नेचर चेंज हो गया तो एक टाइप से अलग ही रिएक्शन हो जाएगी ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जनरली जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो उससे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ, इससे क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जिसके कारण क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ये बात भी सही है। और टेम्परेचर बढ़ने से वैसे ही रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन मोलिकुलरिटी 1 2 3 कितनी है उससे कोई फर्क रेट पे नहीं पड़ता, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। आंसर इज 1। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम में आ सकता है, नीट 2025 में एज इट इज पूछा जा सकता है। इजी क्वेश्चन है, मोलिकुलरिटी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है। ठीक, नेक्स्ट अब ये देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द 2 × 10⁻² मोल पर लीटर इज इतना। ठीक, रेट दे दिया, हाफ लाइफ पीरियड फॉर दिस रिएक्शन इन सेकंड्स इज। ये रिएक्शन दे रखी है भाई, इसका क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट इनिशियल कंसंट्रेशन। रेट कांस्टेंट दे दिया आपको कितना, सॉरी आर नहीं के दे रखा है, के इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये हमें क्या बता रहा है, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछा क्या है, हाफ लाइफ पूछा है। टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, C0/2K। C0 इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी 2 × 10⁻² डिवाइड बाई 2 × 4 × 10⁻³ 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 10/4, दिस इज इक्वल टू 2.5 मिनट। 2.5 मिनट सेकंड में पूछ रहा है, तो 2.5 गुना में 60 दैट इज इक्वल टू 150 सेकंड। कौन सा आंसर आ रहा है, सेकंड आंसर आ जाएगा। आंसर 2 क्वेश्चन नंबर 25 का, वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से आप इसको कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है भी नहीं टफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन। रेट कांस्टेंट की यूनिट किस पे डिपेंड करती है भाई, जैसे आपको पता है R इक्वल टू K इंटू A की पावर, अगर मैं N लिख दूं तो यहाँ पे R की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, मतलब टाइम इनवर्स, चाहे मिनट इनवर्स लिखो या सेकंड इनवर्स लिखो, ये मोल पर लीटर की पावर N। तो K की यूनिट आपकी यहाँ पे हो जाएगी मोल पर लीटर की पावर 1 - N और सेकंड इनवर्स। और अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं
ऑर्डर लिख दूं रिएक्शन का और यहाँ पे यूनिट ऑफ के लिखूं तो आपको पता है ऑर्डर अगर n इक्वल टू 0 है तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। n इक्वल टू 1 है तो ये सेकेंड इनवर्स, n इक्वल टू 2 है तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो किस पे डिपेंड कर रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगी, मोलिकुलरिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, ऑल ऑफ द अबव पे डिपेंड नहीं करेगी, ओनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन था, हर बच्चा देखते ही इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। के दे दिया भाई 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। फर्स्ट ऑर्डर हो गया या रिएक्शन, के से ही समझ में आ रहा है। तो टी हाफ कितना आ जाएगा इस रिएक्शन का, 0.693 अपॉन 2 दैट इज 69 सॉरी अपॉन के आएगा 10 की पावर माइनस 2, तो हो जाएगा 69.3 सेकेंड। अब देखो 20 ग्राम था, एक हाफ लाइफ लगेगी, कितना रह जाएगा 10 ग्राम, दूसरी हाफ लाइफ में कितना रह जाएगा 5 ग्राम, तो टोटल टाइम कितना आया 2 हाफ लाइफ हो गया। तो 2 हाफ लाइफ हुआ तो 2 इंटू कितना, एक हाफ लाइफ कितना 69.3, ये आ जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 में 18, 2 के 12 1 13 इतने सेकंड। ठीक, एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 की पावर माइनस 2 यानी k अपॉन k और log ct अपॉन c नोट, सॉरी c नोट अपॉन ct, ऐसे भी कर सकते थे। ये आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन 10 की पावर माइनस 2, ये log 20/5, ये कट गया 4 पे, और ये होता है 2.303 गुना में 0.6 डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 2 जो है ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा, 23 6 जा 138 होता है, 138 पॉइंट समथिंग सेकंड, यही आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड भी करा दिया आपको। ठीक, और इसका आंसर आया फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। ये फर्स्ट टाइम का ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है, फास्ट हो जाएगा सोल्व, पेपर में हो जाएगा 30 सेकंड में आराम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60% completed in 60 minutes, then 50% of the reaction complete in। भाई यहाँ पे ना आप एक काम करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं एक ही बात जानता हूँ, K जो होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log C नोट अपॉन CT होता है। ठीक, तो K लिखो इसके लिए, पहला 60% वाले के लिए 2.303 अपॉन 60 log 100 अपॉन 100 माइनस कितना होगा 60 कंज्यूम हो गया ना। ठीक, तो क्या आ गया 2.303 अपॉन 60 log 5/2 आया, सही है। दूसरा, अब साथ में क्या बोल रहे हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम, पता नहीं log कितना 100/100 माइनस 50, तो कितना हो गया 2.303 अपॉन t log 2 आ गया यहाँ तक। ये क्या है, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये k के इक्वल है, दोनों में k है, तो 1 इक्वल टू 2 कर सकते हो, 1 इक्वल टू 2 करोगे 2.303 अपॉन 60 गुणा में log 5/2 इज इक्वल 2.303 अपॉन t log 2, ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन 60 जो है, और ये log 5 कितना होता है, log 5 होता है आपका 0.7 और log 2 होता है आपका 0.3, तो log 5/2 कितना हो जाएगा, log 5 माइनस log 2 इज इक्वल टू 0.4, तो ये आ गया 0.4, और ये 1 अपॉन t गुना में 0.3, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 60 गुना में 3/4। ठीक, ऐसे कर सकते हो, 0.3/0.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये 4 15 पे ये 45 मिनट आ गया। ये नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। ठीक, आंसर सेकंड। आंसर 2, ऐसे क्वेश्चन को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करते, इतना लंबा जो जा रहा है सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करना होता है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, फिर टाइम शुरू में लगेगा, तो फिर आपका थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है टाइम वाला, पहले मत करो ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, ये हो गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट इट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 6 × 10⁻³ मोलर इज 1 मिनट एट 27 डिग्री सेल्सियस। द
रेट कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। टी हाफ दे दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। टी हाफ कितना होता है, सी नॉट अपॉन 2k होता है, विच इज इक्वल टू कितना दे दिया इसने 1 मिनट। तो सी नॉट कितना 6 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2 इंटू के इज इक्वल टू 1 मिनट। तो के कितना आ जाएगा 3 × 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब वही आ जाएगा ना आपका मोलर पर मिनट आ गया। ठीक, अच्छा ये क्या पूछ रहा है, द रेट कांस्टेंट, आ तो गया रेट कांस्टेंट, यही तो है रेट कांस्टेंट। 3 इंटू कितना आएगा 3 × 10⁻³ आ गया, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ कर रखी इसने, यहाँ पे 1 मिनट दे रखा। अच्छा पर सेकंड में पूछ रखा है, तो अब आप पता क्या करोगे 3 × 10⁻³ डिवाइड बाई 60 मोल पर लीटर पर सेकंड लिखोगे इसको। ये जो लिखा ना आपने यहाँ पे मोल पर ये लिखा आपने मोल पर लीटर पर मिनट, है ना, तो पर मिनट को ये 60 सेकंड लिख दिया। तो 3 गया किस पे 20 पे, तो 20 पे इसको लिख सकते हो आप 100 × 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड। कौन सा आंसर आया, ये आंसर आया आपका थर्ड। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रियल में अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, फॉर रिवीजन, फॉर एग्जाम भी लिख लो, फॉर नीट एग्जाम, नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है ना। रिवीजन करो इसका, है ना। तो आप एक काम करना, एक काम इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके लिख लो, क्योंकि यहाँ पे ना कई बार हमें ध्यान नहीं रहता। देखो ये तो मिनट में निकाला आपने, और यहाँ पे इसने मोल पर लीटर पर सेकंड, देखो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड लिख दे या मोल पर लीटर पर सेकंड लिख दे, तो एक ही बात है, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आंसर दिया होता था 3 × 10⁻³ कहीं पे, तो हमारा काम हो गया था, हम वही आंसर लगाते और हमारा रॉन्ग हो जाता। लेकिन ध्यान आ गया क्यों, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था और उसने पर सेकंड पूछ रखा था, तो हमने इसमें करेक्शन कर लिया। तो ये क्वेश्चन ने सिखाया है कि ध्यान से फाइनल यूनिट देखो क्या पूछी गई है, वो देखते हुए सोल्व करें, जल्दबाजी में कोई मिस्टेक ना करें। वीडियो पॉज करो और इसको लिखो, और ये मिस्टेक जो हो सकती है इसको भी नोटबुक में अपने नोट करना है, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 30, फॉर ए रिएक्शन X कन्वर्टिंग इनटू Y द ग्राफ ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन X वर्सेस टाइम केम आउट टू बी a straight line passing through origin, hence the graph of -dx/dt and time would be straight line with a negative slope and in an intercept on y-axis, a straight line with a positive slope and an intercept on y-axis, a straight line parallel to x-axis, a hyperbola। देखो क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ नहीं दिया और पूछा बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे, देखो पहले लिखो फॉर द रिएक्शन X कन्वर्टिंग इनटू Y, ये बात की गई है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, द ग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन X वर्सेस टाइम केम आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी ये बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट है उसकी जो कंसंट्रेशन आई उसका ग्राफ बना रहा है। मान लीजिए मैं इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C0 मान लेता हूं, और C0 में से ये मान लीजिए X घटा, तो Y कितना बनेगा, X बनेगा ना। तो इस X की बात कर रहा है, ये X वर्सेस टाइम, ये X वर्सेस टाइम, ये ऐसे बना रहा है, ये X वर्सेस टाइम, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक, और ये ग्राफ किसका आता है, आप जानते हैं CT इक्वल टू C0 माइनस KT करते हैं हम लोग, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थोड़ा बहुत याद आया यहां से आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में CT रखो, C0 माइनस X होता है इक्वल टू C0 माइनस KT। तो ये क्या आएगा, C0 से C0 कैंसिल, माइनस X इक्वल टू माइनस KT, तो X इज इक्वल टू KT आगे लिया। तो X वर्सेस T का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप आता है K। ठीक, X आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म। समझ आया इतना, पहली लाइन। अब ये बोल रहा है कि अब हमें ये समझ में आ गया, अगर ये ग्राफ बन रहा है ये तो जीरो ऑर्डर का बनता है, ये तो हम समझ ही गए। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ अगर आप बनाएंगे, किसका, रेट वर्सेस टाइम का, तो रेट क्या होता है, रेट इक्वल टू माइनस dx/dt, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही तो करते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ऐसे लिखोगे X
है ना, या इसको सीधा लिख दो dx बाई dt जो है वो क्या है इज इक्वल टू k, यानी यहाँ पे अगर आप किसका ग्राफ बनाओगे टाइम वर्सेस माइनस dx बाई dt बोल दो या रेट, दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो कौन सा आंसर आया, थर्ड आया कि नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर थर्ड आ रहा है। शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में अगर आएगा कंफ्यूज कर देगा बच्चों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन। रिवीजन इस क्वेश्चन का आपको अच्छे से करना चाहिए, है ना, नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, नीट एग्जाम में आ सकता है। और अगर ऐसे क्वेश्चन 2-4 आते हैं तो मैं मानूंगा कि पेपर टफ है, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन को सोचना एक एवरेज बच्चे के लिए थोड़ा सा ये बोल सकते हैं टफ जॉब हो जाता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन फिर है ना कट ऑफ को नीचे लेके आते हैं, है ना, बच्चों का टाइम कंज्यूम करते हैं, मार्क्स घटाते हैं बच्चों के। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन हर सेक्शन में आने चाहिए, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे फिजिक्स है, चाहे बायोलॉजी है, तो इससे थोड़ा सा पेपर का लेवल अच्छा रहेगा, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। आंसर 3 ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन थियोरेटिकल है और उसमें ग्राफ बना के आपको 2-2 ग्राफ बना के देखने पड़ रहे हैं, समझना पड़ रहा है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन का, तो अगर आपने सोल्व कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं हुआ तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर दिया करो। ठीक हो जाएगा नोट ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा मैंने आंसर बता दिया ना, इसका आंसर कौन सा रहा, थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 2 आवर्स एंड 75% कंप्लीटेड इन 4 आवर्स, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब चेक करो कैसे। भाई वो बोल रहा है कि मान लीजिए 100 था, 100 से वो 50 गया कितनी देर में, 2 घंटे में, और फिर 50 से वो 25 गया, यानी भाई यहाँ 50% कंप्लीट हुआ, यहाँ पे 75% कंप्लीट होगा, फिर टोटल 4 आवर्स में, यानी यहां से ये 4 आवर्स हुआ कि नहीं हुआ, 475% कंप्लीशन। सही है कि नहीं है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे ये टी हाफ कहलाएगा, एक टी हाफ ये कहलाएगा, तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट, टी हाफ क्या है 2 आवर्स, यहाँ भी 2 आवर्स, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो ये किस में होता है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। बोलो कोई डाउट नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। गुड क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, नीट 2025 में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, समझ आया कि नहीं। मैं दोबारा रिपीट करूं, मान लीजिए पहला कंसंट्रेशन हमने माना इनिशियल 100 था, तो 100 से 50 आधा हुआ 2 आवर्स में, फिर 50 का आधा यानी 25%, 100 से 75% कंज्यूम हुआ 4 घंटे में, तो 2 घंटे ये 2 घंटे ये। तो हम बोल रहे हैं कि पहला जो टी हाफ था और दूसरा टी हाफ सेम है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसा किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करता है। आंसर आपका 1 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपका कहलाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। The addition of catalyst during a chemical reaction alter which of the following quantity। भाई देखो catalyst does not affect, मैं बता देता हूं आपको, does not affect state function like delta H enthalpy of reaction, delta E internal energy, delta G change in Gibbs energy, delta S and also इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनको भी वो अफेक्ट नहीं करता है, वो इनको इफेक्ट नहीं करता है। कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज के हैंस इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ये कैटालिस्ट का काम है। समझ आया कि नहीं आप। ठीक है, ये आपके कैटालिस्ट का काम है। वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, रेट कांस्टेंट को बढ़ाएगा, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन इनको चेंज नहीं करेगा। तो क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैटालिस्ट क्या बोल रहा है, अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, इसको चेंज नहीं करता, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, एंट्रोपी को चेंज नहीं करता, इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं करता। आंसर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक कर देंगे आराम से। नेक्स्ट इसके बाद, अच्छा ये भी नीट में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है ना, और आराम से आपको समझ में आ भी गया होगा। कैटालिस्ट स्टेट फंक्शंस को क्यों अफेक्ट नहीं करता,
कैटलिस्ट स्टेट फंक्शन को इसलिए अफेक्ट नहीं करता क्योंकि वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और कोई भी रिएक्शन हमारी होती है उसमें रिएक्टेंट यानी इनिशियल स्टेट और प्रोडक्ट यानी फाइनल स्टेट सेम है। कैटलिस्ट ने किसी स्टेट को चेंज नहीं किया, ना इनिशियल को ना फाइनल को। कैटलिस्ट ने क्या किया है, बस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया है, रिएक्टेंट को जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, यानी इनिशियल स्टेट से हमें फाइनल स्टेट तक जल्दी पहुंचाया है। तो जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो फाइनल जो स्टेट फंक्शंस है इनको ये चेंज नहीं करेगा। डेल्टा एच को यानी एंथैल्पी को, इंटरनल एनर्जी को, गिब्स फ्री एनर्जी को, एंट्रोपी को, और ये इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी अफेक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, रेट कांस्टेंट को बढ़ाता है और रेट ऑफ रिएक्शन को ओवरऑल इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, फॉर ए केमिकल रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस द एक्टिवेशन एनर्जी इज 600 R, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट 327 डिग्री सेल्सियस टू दैट एट 227 डिग्री सेल्सियस इज। इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप कर दो ना log K2/K1 इज इक्वल टू कितना, ये एक्टिवेशन एनर्जी दे दी 600 R डिवाइड बाई 2.303 R, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा 1/T1 कितना 300 केल्विन माइनस 1/600। अब करो सॉल्व, log K2/K1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 R बटे 2.303 R गुणा में ये कितना हो गया 600 गुणा 300 और ऊपर बच गया 300, 300 से 300 कैंसिल, 600 से 600 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो log K2/K1 इज इक्वल टू कितना बच गया 2.303, ओ सॉरी 1/2.303, 1/2.303, और इसको मैं लिख सकता हूं इधर ले आओ 2.303 log K2/K1 ये बेस 10 इक्वल टू 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या हो गया आपका, ये ln बेस e लिखा जा सकता है, log K2/K1 बेस e इक्वल टू 1, तो यहां से एंटी लॉग लोगे K2/K1 कैन बी रिटन एज e की पावर 1। तो क्या आया K2/K1 का रेशियो, मैं ऐसे लिख देता हूं, T1 हमारा 27 डिग्री सेल्सियस था, है ना, इसके लिए K1 था, T2 इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस था, K2 था, तो K2/K1 का रेशियो e की पावर 1 आ गया, आंसर 3। ठीक, ये सेकंड अटेम्प्ट का या थर्ड अटेम्प्ट तक इस क्वेश्चन को लेके जा सकते हैं, हालांकि हल्का सा कैलकुलेशन है लेकिन फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, और इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर नीट एग्जाम आप बोल सकते हो, नीट 2025 में इस पैटर्न क्वेश्चन भी आ सकता है, कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ log K वर्सेस 1/T इज ए स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू, हम जानते हैं K इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू e की पावर माइनस e अपॉन RT। ठीक, ln K इज इक्वल टू ln a माइनस e अपॉन RT। ठीक है, तो log K में पूछा ना बेस 10, ये 2.303 और यहाँ पे log a के इंटू 2.303 आएगा, तो 2.303 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस e अपॉन 2.303 RT। इसको मान लो y इज इक्वल टू c प्लस mx, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी विद स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा विद नेगेटिव स्लोप किसका, log K वर्सेस 1/T का, स्लोप कितना आएगा माइनस e अपॉन 2.303 R। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता इस टॉपिक में। आंसर क्या आ गया 4, आंसर 4, और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है क्योंकि हर बच्चा इसको इजीली कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन रेट इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज, क्योंकि देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी, बिल्कुल इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स, कोलिजन इंक्रीज होंगे क्या, नहीं, कोलिजन इंक्रीज नहीं होते, ऐसे कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। ठीक, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये सही है। ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन E, ये बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, थर्ड आएगा। देखो वेलोसिटी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बढ़ता है, ये रीजन नहीं ओनली,
ओवरऑल हम बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये Ne/Nt है ना, ठीक, ये टेम्परेचर T पे है, ये आप ग्राफ बनाते हो यहाँ पे वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक, ये मान लीजिए काइनेटिक, ये Ea है। तो अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर T से T+10 कर देता हूँ, तो ये ग्राफ थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है और यहाँ पे ये एरिया एक्स्ट्रा आ जाता है। एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स having energy greater than equal to Ea at T+10 टेम्परेचर, ठीक है ना, ये T+10 टेम्परेचर हो गया। तो T से जब 10 डिग्री बढ़ाया तो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल हो गए जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी बढ़ गई। आंसर इज 3। और ये तो आपका देखा हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। The contact process is used in the formation of sulfur trioxide, SO2 plus O2 SO3 बनेगा। The rate of reaction can be expressed as, the rate of disappearance of SO2 will be, भाई सीधी सी बात है, हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू -half of DSO2 by dt इज इक्वल टू -DO2 by dt इज इक्वल टू 1/2 DSO3 by dt, ठीक। अब यहाँ पे आपको DO2 by dt दिया है, ठीक, तो आप यहाँ से कह सकते हो DSO2 by dt विल बी इक्वल टू 2 इंटू, ये माइनस रखना इसके आगे, माइनस का मतलब इतना सा है, बस रिएक्टेंट है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक, इतना ध्यान रखना। तो 2 इंटू कितना देगा, 2.5 इंटू 10⁻⁴, ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। आंसर इज, अच्छा 5 नहीं दे रखा उसने, 50 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड दे रहा, कोई बात नहीं, जैसे ये लिखना चाहिए वैसा ठीक है। आंसर इज 1, आंसर इज 1। और ये मेरे ख्याल में फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि कैलकुलेशन टफ नहीं है, तो आराम से पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, बस जल्दबाजी मत करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड इजीली, रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। देखो, जो बहुत स्लो रिएक्शन होती है उनका हम रेट इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये वेरी स्लो है। तो बहुत इतनी स्लो रिएक्शन है, 6 महीने में 10 महीने में, साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 6 साल में जंग लगता है, उसका रेट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वो तो वेरी 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 स्लो रिएक्शन हो गई ना, तो इसका रेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ये रिएक्शन हम जल्दी लैब में करवाते हैं, तो इसका रेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉडरेट रिएक्शन है, ठीक। अब नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन, तो इसका भी रेट डिटरमाइन करना आसान नहीं होगा, नॉट इजी, ठीक। ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग है, आंसर इज सेकंड, आंसर 2 आ गया। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जो वेरी वेरी स्लो रिएक्शंस होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया या कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट है, ऐसी रिएक्शंस बहुत ज्यादा स्लो होती है, तो उनका रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए टफ है। कुछ रिएक्शन जैसे आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, या जैसे आयनिक रिएक्शन है AgNO3 की और NaCl की, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शन है, इनके रेट डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। तो जो रिएक्शंस मॉडरेट होती है, जैसे हमारी लैब में जो रिएक्शन हम कराते हैं, कोई रिएक्शन 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में होती है ना, उनका हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। जो वेरी स्लो हो, जो सालों में हो, या जो 10⁻⁵ सेकंड में हो जाए, 10⁻�6 सेकंड में हो जाए, इनका रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए इजी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज K इज इक्वल टू, सिंपल है तो 2.303। अब T को इधर ले आओ, K को नीचे ले आओ, ये K है, ये T, और log C0/CT इनिशियल मान लिया 100, और 100 में से 99 कंज्यूम हो गया, ठीक। तो T इक्वल 2.303/K इंटू log 100, log 100 कितना होता है 2, और log 2, ये 2 हो गया 4.606/K, ये आंसर आ जाएगा, आंसर इज 2। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। 38 हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द फैक्टर P, एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स। देखो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें भाई, कोलिजन थ्योरी ये कहती है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको ZAB से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक आप लिखते हैं रेट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, यानी ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है। ठीक, तो यहां से आप लिखते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रेट इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है। ठीक, ये आ जाएगा। तो कौन सा आ रहा है, तो इसमें कौन सा लिखा है इसने, पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक, ये बन जाता है। वैसे ये रेट कांस्टेंट का बनता है, इसने ना रेट गलत लिख दिया, असल में लिखा जाना चाहिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, तो के के लिए लिखा जाना चाहिए पी जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। सही में तो ये लिखा जाना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी भी ऐसे ही लिख देता है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये आ जाएगा आपका। कौन सा आंसर आया, आंसर इज सेकंड। और ये हमारा, ये भी यार फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, इसमें कुछ नया तो है नहीं, जिसने थियोरी पढ़ रखी होगी, जिसने क्लास अटेंड करी होगी आराम से कर दिया, कोई क्लास में मैंने करवा रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मोलिकुलरिटी इज, मोलिकुलरिटी डिपेंड अपॉन स्लोवेस्ट स्टेप, नहीं, इट मे बी आइदर होल नंबर और फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इन एन एलिमेंट्री स्टेप, या नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन एलिमेंट्री स्टेप, है ना, एक सिंगल स्टेप में जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं, दैट इज मोलिकुलरिटी। तो आधा, डेढ़, एक, पौने दो ऐसे मॉलिक्यूल थोड़ा हो सकते हैं फ्रैक्शन में। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से ऑब्टेन करने की बात नहीं की जाती, हम किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म में हर सिंगल स्टेप के लिए मोलिकुलरिटी लिख सकते हैं, और कोई रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन उसके लिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है, एक रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए या किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एक सिंगल स्टेप के लिए डिफाइन होती है। इट शोज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन्वॉल्विंग इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सही है, आंसर इसका 4 आ जाएगा। और ये भी आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द रेट कांस्टेंट हैज यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दी पर मोल लीटर सेकंड इनवर्स, कौन सा है भाई, जीरो ऑर्डर के लिए तो होती मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती सेकंड इनवर्स, और पर मोल लीटर पर सेकंड होती है आपकी सेकंड ऑर्डर के लिए। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका है, आंसर इज 2, और आंसर 2 यानी ऑर्डर 2 है, और आंसर तो 3 आया है, जल्दबाजी में सेकंड ऑप्शन मत लगा देना, ये मिस्टेक हो जाती है कई बार हमसे। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात आप, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 इज कन्वर्टिंग इनटू 4NO2 प्लस O2, रेट एंड रेट कांस्टेंट आर, ये आपका रेट दे रखा है और ये हमारा रेट कांस्टेंट यानी K है रिस्पेक्टिवली, देन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम विल बी, भाई आर हो गया आपका 1.02 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोलर पर सेकेंड, और K हो गया 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 लिख रखा है ये पर सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो आपको पता है ये यहां से हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हम क्या लिखेंगे, R इक्वल टू K इंटू N2O5, R कितना 1.02 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और K कितना 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और गुणा में N2O5 की कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा। तो N2O5 की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 1.02 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10 पे जाएगा, ये 10.2 है डिवाइड बाई 3.4 हो जाएगा, इसको 102/34 लिख सकते हैं, ये लगभग पूरा 3 पे कट जाएगा, तो 3 मोलर आ गई कंसंट्रेशन, है क्या ऑप्शन में, ये रहा हमारा सेकंड ऑप्शन, आंसर इज 2। ये हमारा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाता है, हल्की सी कैलकुलेशन है इसलिए मैंने सेकंड अटेम्प्ट लिखा, बाकी कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ये रिएक्शन है, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बाद में लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पे पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 2A + B इज कन्वर्टिंग इनटू C + D फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड, भाई A की कंसंट्रेशन B की, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D दे दिया, यानी रेट क्या होता है d/dt, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ही दे रखा है ये एक टाइप से आपको। ठीक, ये बोल रहा है कि जब आपने A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी और B की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट E कितना हुआ, इसको लिखते हो
एक तो ना सबको ना 10 की पावर -3 में लिख लो, इसको लिख लो 72 इंटू 10 की पावर -3, और इसको लिख लो 288 इंटू 10 की पावर -3, और इसको लिख लो 24 इंटू 10 की पावर -3। तो रेट कितना हो गया यहाँ पे 4 टाइम हो गया है ना। और जब आपने b की कांस्टेंट रखी और a की 4 टाइम कर दी तो रेट कितना हुआ यहाँ पे, रेट 4 टाइम हो गया। तो a की कंसेंट्रेशन, ओनली a की कंसेंट्रेशन 4 टाइम करने पे रेट 4 टाइम हो रहा है, दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ a, क्योंकि आपने b की कांस्टेंट रखी फर्स्ट से फोर्थ एक्सपेरिमेंट में और a की 4 टाइम कर दी तो रेट भी 4 टाइम हो गया, कंसेंट्रेशन 4 टाइम की, रेट 4 टाइम हो गया, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ a। और जब आपने a की कांस्टेंट रखी, b की डबल करी, रेट 4 टाइम हो गया, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b की पावर 2, यानी रेट इज इक्वल टू k इंटू a इंटू b की पावर 2। बोलो कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आया? तो a b की पावर 2 आंसर 4 आ जाएगा। आंसर इज 4। कौन से टाइम का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है। और बढ़िया बात पता है क्या है, ये आपके ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 10th पता नहीं 12th क्वेश्चन है। और बढ़िया बात ये कि नीट में आ चुका है। तो देखो एनसीईआरटी के एज इट इज क्वेश्चन नीट एग्जाम पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो मैं आपको केयर टेस्ट में कराऊंगा। बस आप टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो, जो क्वेश्चन ना सोल्व हो उसके वीडियो सॉल्यूशन देखते रहो, मिस्टेक लिखते रहो, अपनी मिस्टेक का एनालिसिस करके रिवाइज करते रहो। ठीक, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भाई टी हाफ क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, आप खुद बताओ। टी हाफ होता है इक्वल टू सी नोट बाई 2 के। अब टी हाफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नोट। अगर ये डबल होगा तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, डबल होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो टी हाफ इज डबल। आंसर 2 फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड एट 10 सेकंड एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड एट 20 सेकंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। देखो आपसे पूछा क्या है, टी हाफ पूछा है, किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, यानी 0.69 अपॉन के होता है। अगर मुझे के पता चल जाए तो मैं क्या बता सकता हूं, हाफ लाइफ बता सकता हूं। ठीक, लेकिन के ही नहीं पता, दिया क्या है, ये रेट दिया है एट आफ्टर 10 सेकंड और ये रेट दिया आफ्टर 20 सेकंड। तो T1 इक्वल टू 10 सेकंड पे रेट कितना है, R1 कितना है, 0.0 मोल पर लीटर पर सेकंड है। ठीक, और T2 यानी 20 सेकंड के बाद R2 कितना है, 0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड है। अब आपने एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपके एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दे रखा है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log CT1 अपॉन CT2, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1 एंड डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2। लेकिन यहां पे तो हमारे पास T1 और T2 तो है, CT1 और CT2 नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, R इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू इनिशियल कंसेंट्रेशन होता है कि नहीं होता। ठीक, या कंसेंट्रेशन एट टाइम T। तो यहां पे अगर आप R1 लिखोगे, R1 विल बी इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1, तो इसको CT1 लिख दूं सीधा। और R2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू K इंटू CT2 होगा कि नहीं होगा, K इंटू CT2। ये अगर 1 है और ये 2 है, 1 डिवाइड बाई 2 कर दो तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू CT1 बाई CT2 आया कि नहीं आया, ये आ जाएगा। और यहां आप लिख सकते हो इसको, दिस इज K इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू लॉग R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं। और ये वैल्यूज पुट कर दो, अब 2.303 अपॉन 20 माइनस 10 गुना में लॉग कितना, R1 कितना है, R1 आपका 0.04 डिवाइड बाई 0.03, ये कैंसिल, log 4 अपॉन 3, K इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2.303, 2.3 लिख लो यार इसको बस, डिवाइड बाई 10 log 4 अपॉन 3। log इसको लिख सकते हो 0.23 गुना में log 4 माइनस log 3, log 4 होता है 0.6 और ये होता है 0.48। तो ये आ गया K इज इक्वल टू 0.23 गुना में
0.12 आ जाएगा। अब इसको इसमें पुट कर दो, टी हाफ इक्वल टू 0.69 डिवाइड बाई 0.23 गुणा में 0.12, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा 3 पे, तो 3/0.12 आ गया, तो इसको 300/12 लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं 12 दूनी 24, बच गया कितना 6, 12 बन जाए 60, तो लगभग 25 सेकंड आ गया। तो 25 सेकंड कौन सा ऑप्शन है? 44, 54, 34, 24.1। आंसर इज 3, आंसर इज 3, आंसर इज 3। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा किसका है? ये हमारा सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का। असल में तो बोलो आप इसको थर्ड अटेम्प्ट का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ये फॉर्मूला ही याद नहीं आएगा। ठीक, ये फॉर्मूला जो है ना आपका, ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। ये देखो, ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, और ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया है, तो नीट 2025 में क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है, में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ में भी नहीं आया होगा कि क्या पूछा सर ने। ठीक, अगर आपने सोल्व कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हो नीट एग्जाम के लिए, और बाई चांस कैलकुलेशन में कमी रहेगी तब भी आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। और अगर आपको आइडिया नहीं आया ना, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ना लिख लेना चाहिए नोट्स में, या एक बार लिख के रिवाइज कर लेना चाहिए। तो प्लीज आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट जरूर करें अगर आपसे सोल्व नहीं हुआ था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो पॉज करके नोट कर दिया करो, जो भी आपकी कमी रहती है उसको नोट करके रिवाइज कर दिया करो। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट दे दिया, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द रिएक्शन। अरे टी हाफ पूछ रहा है सीधा सीधा, 0.69 अपॉन के, यानी 0.69 अपॉन ये कितना 0.003, तो इसको हम लिख सकते हैं 690 अपॉन 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 690 अपॉन 3 ये हो जाएगा, और इसको लिख देंगे हम फिर 3 कितना गया 2 पे, ये 3 पे 230 सेकंड आ गया, ये तो आराम से 230 सेकंड। आंसर इज 3, आंसर इज 3। वेरी इजी, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था ये, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट, रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भाई हम जानते हैं जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या होता है, रेट इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, आर इक्वल टू के, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन। आंसर इज 4। लॉलीपॉप क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, in a first order reaction the concentration of the reactant is reduced to 1/8 of the initial concentration in 75 minutes at 298 Kelvin. What is the half life period of the reaction in minute? देखो T हाफ आपको बताना है फर्स्ट ऑर्डर का 0.69 बाई K करना पड़ेगा। K कितना आएगा 2.303 अपॉन टाइम कितना दे रखा है 75 मिनट, लोग इनिशियल 1 थी और 1 से कितनी रह गई 1/8, सी नोट अपॉन सी टी करते हैं, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 75 गुणा में log 8, और log 8 कैन बी रिटन एज 2.303 अपॉन, इसको 2.3 लिख लो यार बस, डिवाइड बाई 75 गुणा में 0.9। अब लिखो T हाफ इज इक्वल टू 0.69 अपॉन 2.3 गुणा में 0.9 डिवाइड बाई 75, इसको लिख सकते हैं 0.69 गुणा में 75 ऊपर जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.23 लिख दो, इंटू में इसको 9 लिख दो, तो ये कट गया 3 पे, और ये कट गया 3 पे, और ये कट गया 25 पे, तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ गया मिनट आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये मिनट इनवर्स आ रहा था ना, क्योंकि मिनट में रख रखा है यहाँ 75 मिनट, तो आंसर इज 4, आंसर इज 4। वेरी इजी क्वेश्चन, सब कर लेंगे आराम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ये दे रखा है 0 and the rate constant at 200 Kelvin is 1.6 in 10 की पावर 6 सेकंड इनवर्स, the rate constant at 400 Kelvin will be, देखो log K2 अपॉन K1 is equal to EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 है, तो EA अगर 0 है तो मुझे पता है log K2 बाई K1 क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब K2 बाई K1 क्या है 1 है, K2 इज इक्वल टू क्या है K1, और K1 कितना देर का है 1.6 इंटू 10 की पावर 6 सेकंड इनवर्स। आंसर कौन सा आया, आंसर इज 2, आंसर इज
2, ये भी हमारा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, उसने खुद ने EA0 दे रखा है। जनरल रिएक्शन में EA0 होता नहीं है, लेकिन कुछ रिएक्शंस होती है, रेडिकल रिएक्शंस होती है, उनमें EA0 आ सकता है। ठीक, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन EA0 पॉसिबल है रेडिकल रिएक्शंस में। ये मत सोचना कि EA0 क्यों दे दिया, अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया है तो आपको वैसे ही सोल्व करना है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन एट द टेम्परेचर T केल्विन वाज फाउंड टू बी 2.303 RT जूल पर मोल। द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट टू अरेनियस फैक्टर इज, भाई K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस E अपॉन RT होता है। ठीक, तो K अपॉन A आपसे पूछ रहा है, ये हो जाएगा E की पावर माइनस E अपॉन RT, और मैं इसको अगर लिखूं ln K अपॉन A हो जाएगा माइनस E अपॉन RT, कोई डाउट नहीं, और log K अपॉन A 2.303 ये बेस 10 इज इक्वल टू माइनस E अपॉन RT हो जाएगा। ठीक, तो 2.303 log K बेस 10 E की वैल्यू पुट करो माइनस 2.303 RT अपॉन RT, RT से RT कैंसिल, 2.303 से 2.303 कैंसिल, तो K अपॉन A ये है, तो log K अपॉन A विल बी इक्वल टू -1, बेस 10 है, तो K अपॉन A विल बी इक्वल 10 की पावर -1, दैट इज इक्वल टू 0.1। कौन सा आंसर आया यार? आपका फर्स्ट आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन था, आंसर फर्स्ट आ जाएगा, और फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हो, है ना। बस सिंपल सा उसने K अपॉन A पूछा था, तो K अपॉन A मैंने यहां से लिख दिया K अपॉन A E की पावर माइनस E अपॉन RT। मैं डायरेक्ट E की पावर में सोल्व करना आता नहीं अपने को, E की वैल्यू पुट करके, तो मैंने क्या किया, log ले लिया, ln K A अपॉन A इक्वल टू माइनस E अपॉन RT हो गया, और log भी हम बेस 10 में सोल्व करते हैं, तो बेस 10 में कन्वर्ट किया, फिर वैल्यूज पुट कर दी, तो log K अपॉन A -1 आ गया, एंटी log लिया K अपॉन A इक्वल 10 की पावर -1। तो ये था आपका केमिकल काइनेटिक्स के टेस्ट के सॉल्यूशन। उम्मीद आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर हम पीछे के टेस्ट की बात करें, जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टेस्ट हुए, थर्मो वगैरह के, केमिकल वगैरह के, उसके कंपैरिजन में काफी आसान था, और आपके नीट में भी जो क्वेश्चन आएंगे ना, इसी लेवल के आएंगे, इससे टफ नहीं आएंगे। हाँ, ये जरूर है, केमिकल काइनेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आपके आएंगे, जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस आज आपको कराए हैं, इनसे बाहर नहीं आएंगे, ये भी पक्का है। ठीक, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। आपकी जो मिस्टेक हुई है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोले हैं, उनको आपने नोट कर लिया होगा। एग्जाम से पहले बार बार अच्छे से रिवाइज करना, कई ईयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट आप अच्छे से अटेम्प्ट करते रहो, अपनी मिस्टेक का एनालिसिस करते रहो, और लास्ट में जो मेजर टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट के टेस्ट अटेम्प्ट करके एक एक वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखना, डेफिनेटली 180 आउट ऑफ 180 आएंगे। ठीक है भाई, लगे रहो, मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।